Hello students, welcome to my channel Train Away. Once again I'm ready to train away. So let's start. आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस ऑफ द सेल. अभी तक हम सेल के बारे में, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म के बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं. अब आज हम बात करेंगे सेल को स्टडी करने का जो हमारा थर्ड पॉइंट है, न्यूक्लियस के बारे में. तो आज शुरू करते हैं हम न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. ये बात मैं आपको सेल हिस्ट्री के साथ भी बता चुकी हूँ. न्यूक्लियस जो है वो राउंड एंड ओवल शेप के होते हैं, जो कि सेल में लगभग सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पेशली डार्क कलर के साइटोप्लाज्म के बने होते हैं. डार्क कलर्ड साइटोप्लाज्म के बने होते हैं. जनरली एक सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है. तो न्यूक्लियस के जो है मेन फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं. तो न्यूक्लियस में 4 मेन पार्ट्स हैं. तो इन चारों मेन पार्ट्स की हम एक एक करके स्टडी करेंगे. पहले इनके नाम देख लेते हैं. नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Number 2 nucleoplasm. Number 3 nucleolus. And number 4 chromatin threads. तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड कवरिंग होती है. तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं. ये कैसी है? डबल लेयर्ड कवरिंग है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की कवरिंग होती है, ऐसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की कवरिंग होती है. ये भी डबल लेयर्ड होती है और ये भी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है. लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है ये भी. प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या तो लेस डेवलप होती है या एब्सेंट होती है, जो कि आप पहले भी कई बार मेरे मुंह से सुन चुके होंगे सेल के बारे में पढ़ते समय कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस लेस डेवलप्ड या एब्सेंट होती है. लेस डेवलप्ड का मतलब यही है कि वो कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होते, यानी फाल्स न्यूक्लियस होते हैं, इसीलिए उनका नाम प्रोकैरियोटिक सेल है. और फाल्स न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर का जो भी न्यूक्लियस का पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, वो साइटोप्लाज्म में ही लाई कर रहा होता है. तो इसीलिए उसको न्यूक्लियोइड रीजन भी बोला जाता है. ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. तो ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेस डेवलप्ड होती है या फिर एब्सेंट होती है. सेकेंड हमारा है न्यूक्लियोप्लाज्म. तो न्यूक्लियोप्लाज्म, पहले इसका पूरा समझ लेते हैं डिस्क्रिप्शन, उसके बाद डायग्राम देखेंगे. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ये मैट्रिक्स होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर फिल होता है. तो इसी को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. इसके कई नाम हैं, जैसे कि न्यूक्लियर सैप या फिर कैरियोलिम्फ. कैरियोलिम्फ आप लोगों ने नाम से सुना है ना, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स. तो कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस, तो कैरियोलिम्फ यानी न्यूक्लियस में पाया जाने वाला लिम्फेटिक पदार्थ या फिर मैट्रिक्स, यानी लिक्विड लाइक जो पदार्थ होता है वो. अब न्यूक्लियोप्लाज्म कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है एंड कॉलॉइडल. आपने केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें पढ़ रहे हैं ना सॉल्यूशन और कॉलॉइड वगैरह वो चीजें. तो ये कैसा है? कॉलॉइडल है और लिक्विड सब्सटेंस होता है, जो कि किसका बना होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन का. किसका? ये बात यहाँ पर जरूर मेंशन करनी है कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ मैट्रिक्स जो है उसके अंदर फिल है, जो कुछ भी वो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है. न्यूक्लियस में एंजाइम, मिनरल्स, आरएनए, राइबोसोम्स, क्रोमैटिन थ्रेड्स और न्यूक्लियोलस, ये सब चीज भी न्यूक्लियस के अंदर ही पाई जाती हैं. तो यहाँ पर हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इसमें एंजाइम्स, यानी न्यूक्लियर सैप में ही होते हैं ना, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में ही ये सब चीजें होंगी. एंजाइम्स, मिनरल्स, आरएनए, राइबोसोम्स,
क्रोमैटिन थ्रेड और न्यूक्लियोलस। ये सब चीजें कहाँ है? न्यूक्लियोप्लाज्म में ही लाई करती हैं, यानी इसी में पाई जाती हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म आल्सो कंटेन दीज थिंग्स। अब हमारा थर्ड पॉइंट था इसका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को हिंदी में केंद्रिका भी कहते हैं। तो ये क्या है? वन और टू न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस जो है उनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी आउटर कवरिंग कोई मेम्ब्रेन की नहीं होगी और वो डायरेक्ट न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़े होते हैं। न्यूक्लियोलस में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ये तीन चीजें पाई जाती हैं। डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, ये तीन चीजें न्यूक्लियोलस, इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है या न्यूक्लियोलस में ये चीजें पाई जाती है। प्रोटीन लगभग 85%, आरएनए अबाउट 10% एंड डीएनए अबाउट 5%। अभी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें बताएंगे न्यूक्लियोलस जो है, जैसे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस की जगह होती है, ऐसे ही आप समझ लीजिए कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस सेंटर पॉइंट होता है उसका। ठीक है, तो इसमें ये सब चीजें पाई जाती हैं। अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? क्रोमैटिन थ्रेड्स। न्यूक्लियर सैप में, ये जो सेकंड पॉइंट है हमारा, न्यूक्लियर सैप में ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स, जो कि क्या है? आपस में कैसा? रेटिकुलम, यानी आपस में उलझे हुए धागों की तरह पड़े होते हैं, तो वो कहलाते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स। किसमें होते हैं ये? न्यूक्लियर सैप में ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियर सैप। क्रोमैटिन थ्रेड्स जो हैं वो सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या? कन्वर्ट इन क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स, जब को क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। अभी तो ये जो है ये जेनेटिक मटेरियल होता है, जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं वो जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कि इंफॉर्मेशंस को कैरी करते हैं। इंफॉर्मेशंस मतलब जो पेरेंट्स के ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड्स मीन्स जो लक्षण हैं पेरेंट्स के, उनको नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करने का काम ये क्रोमोसोम्स ही करती हैं। तो ये अभी तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर इनमें भी डिवीजन होता है और दोनों सेल में एक एक पहुंचते हैं। वो सेल डिवीजन के बारे में आपको जब हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा तब आपको इसके बारे में अच्छे से पता चलेगा। अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल डिवीजन के समय और इंफॉर्मेशंस कैरी करते हैं, यानी इंफॉर्मेशंस को इनहेरिटेंस करते हैं। इनहेरिटेंस यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाते हैं, यानी पेरेंट्स के फीचर्स को, पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को जनरेशन टू जनरेशन कैरी करने का काम करते हैं। और ये जो है डीएनए की फॉर्म में जो है वो कैरी करते हैं। तो ये जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं इनमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये पहले भी आपको बताया था, आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म। इसलिए न्यूक्लियस जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी सेंट्रल रोल प्ले करता है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में। इसीलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि सेल के जितने भी एक्टिविटीज होती हैं सबके लिए कंट्रोल रूम का काम करता है न्यूक्लियस। ठीक है, अभी मैंने ये बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसी और उनका जो जितना भी न्यूक्लिक एसिड है, यानी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला एसिड, आरएनए, डीएनए, जो भी मटेरियल है वो एक जगह गैदर्ड होता है, एक जगह इकट्ठा होता है साइटोप्लाज्म में ही, विदाउट आउटर कवरिंग, यानी विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वो कहलाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये बात आप लोग बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियोलस में बहुत अंतर होता है। न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस का ही एक पार्ट है और न्यूक्लियोइड जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाने वाला अनडेवलप्ड या लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अब हम इसका डायग्राम और देख लेते हैं न्यूक्लियस का कि किस तरह बनाना है आपको डायग्राम। इतना बातें तो हो गई, इसका डिस्क्रिप्शन में 4 हेडिंग्स डाल के आप अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं डायग्राम।
तो डायग्राम के साथ साथ एक बार हम फिर से रिवीजन करते जाएंगे, जो भी मैंने बोला है वो सब आप देखते जाएंगे कि देखिए किस तरह बनेगा न्यूक्लियस का डायग्राम। न्यूक्लियस कैसे ओवल और राउंडेड होते हैं, तो हम इनको राउंडेड बना देंगे। ठीक है, तो क्या बन रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है। कहीं कहीं से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में थोड़ी सी ओपनिंग भी होती है, डबल लेयर्ड होती है, तो हम इनको इस तरह से डबल लेयर्ड बना देंगे। आई होप आपने पेपर पेन ले लिया होगा और मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे डायग्राम की। जब तक आप डायग्राम अपने हाथ से नहीं बनाएंगे, 4-6 बार उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे रफ कॉपी पर, तब तक आपको अच्छे से डायग्राम बनाने नहीं आएंगे। अब ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने बना ली, तो इसको साथ के साथ नाम भी देते जाते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, यानी मैट्रिक्स भरा होता है, तो हम डॉटेड डॉटेड इसको फिल कर देंगे। मैट्रिक्स है ये, और ये मैट्रिक्स कैसा है, कॉलॉइड है, कॉलॉइडल मैट्रिक्स होता है ये हम यहाँ पे रिवीजन करते जाएंगे। इसको न्यूक्लियर सैप या फिर कैरियो लिम्फ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसमें क्या भर दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब हम दूसरे कलर का पेन लेंगे। अब हम बनाएंगे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या बताया था मैंने कि ये सेंटर में, इसकी कोई आउटर कवरिंग नहीं होती, लेकिन हम इसको इस तरह से थोड़ा सा दिखा देंगे। ये सेंटर में क्या है, इसमें प्रोटीन, आरएनए और डीएनए जो है फिल्ड हैं इस तरह से। ये सेंट्रल पार्ट होगा थोड़ा सा, और इसमें यहाँ पर ये जो है ये थोड़ा डार्क रीजन होगा, ये क्या होगा, न्यूक्लियोलस। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो सेंटर में ये बनाया ना मैंने डार्क सा, ये है न्यूक्लियोलस। और फिर अब हम बनाएंगे क्रोमैटिन थ्रेड्स। तो क्रोमैटिन थ्रेड्स जो हैं वो ये इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी लगभग सेंटर में। इस तरह से थ्रेड लाइक सी उलझे हुए धागों जैसी स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गए क्या है, ये क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं। एक बात और, मैंने जब आपको सारे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाए थे तो मैंने क्या कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक तरफ अटैच होती है और एक तरफ जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होती है। तो जैसे बुक्स में जो आप डायग्राम देखते हैं तो उसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कुछ निकलती हुई चीज़ें भी दिखाई देती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देते हैं, थोड़ी सी निकलती हुई। तो यहाँ पे आप चाहें तो दिखा सकते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से निकलेगी इस तरह से। एक दो जगह दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर क्या होता है, राइबोसोम्स जो है वो पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर राइबोसोम्स भी दिखा सकते हैं। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले पार्ट में। आउटर मेम्ब्रेन पर या आउटर सरफेस पर इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की राइबोसोम्स लगे होते हैं, अटैच होते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी इनके नाम भी लिख देंगे सबके। ये राइबोसोम्स हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER है। ठीक है, तो ये मेन नाम जो है वो यही होते हैं। ये न्यूक्लियर होल भी कह सकते हैं हम इसको, यहाँ पे कुछ छिद्र से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका डायग्राम तैयार हो जाता है न्यूक्लियस का। तो यहाँ नाम भी देंगे हम, किसका डायग्राम है, न्यूक्लियस का। तो इस तरह से आप एक इजी वे में न्यूक्लियस का डायग्राम दे सकते हैं अपने एग्जाम में। बुक्स में थोड़ा टिपिकल करके बना दिया जाता है। अच्छा चलिए, ये हमारा हो गया आज का टॉपिक
न्यूक्लियस का कंप्लीट, यानी अब हमें सेल के जितने भी पार्ट में स्टडी करना था, सेल को सारे पार्ट स्टडी कर दिए। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। और लास्ट जो पॉइंट था हमारा न्यूक्लियस, वो भी आज यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम पढ़ लेंगे तो फिर हम सेल का डायग्राम बनाना सीखेंगे, यूकैरियोटिक सेल का। तो आज हम यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम भी इसी वीडियो में बनाना सीख लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो छोटा सा टॉपिक था न्यूक्लियस हमारा। तो आज हम डायग्राम और बना लेते हैं। तो डायग्राम जो है वो आप एनिमल या प्लांट दोनों में से कोई भी सेल दे सकते हैं। अगर सिंपली आपसे पूछा गया है कि यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम दीजिए, तो जनरली प्लांट सेल का डायग्राम देते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर एक प्लांट सेल का डायग्राम ले लेंगे। तो प्लांट सेल जनरली हेक्सागोन शेप के लिए आती हैं, तो हम एक हेक्सागोन आउटर कवरिंग सी बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो आपको पता है कि जो प्लांट सेल है, तो सबसे पहले सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में सोचते जाइए और बनाते जाइए। अब क्योंकि आप सारे पढ़ चुके हैं तो आपको डायग्राम याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब आप अपने आप ही बनाएंगे। थोड़ा इसको डार्क कर लेते हैं। ये हमने बना ली सेल वॉल, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 सेल मेम्ब्रेन होती हैं प्लांट सेल में। ठीक है, तो हेक्सागोन सी एक सेल बना ली। हेक्सा या हेप्टागोन बना सकते हैं आप, कोई ऐसा नहीं कि हेक्सागोन ही होनी है। तो हम इसकी 2 आउटर कवरिंग बनाएंगे। ये सेल वॉल है और इसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हम अलग अलग कलर से दिखाएंगे, जिससे कि अलग से पता चलती है। बुक्स में देखिए आप लोग बहुत सारी लेयर्स बनी होती हैं सेल वॉल की जगह पर, तो वो पूरा उनको ना, जैसे मैंने सेल वॉल में डिस्क्राइब किया था, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल और मिडिल लेवली, तो वो सारी चीज़ें बना दी जाती हैं उसमें। और ये जो साइड से निकल रहे होते हैं वो यानी कि दूसरी जो सेल्स उनसे अटैच है वो चीज़ निकल रही होती है। तो आप अगर आप दिखाना चाहें तो फिर आपको वो 3-4 लेयर बनानी पड़ेंगी। तो इतना टिपिकल करने की ज़रूरत नहीं है डायग्राम को। सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम यहाँ पर दिखा देंगे। ये हम प्लांट सेल बनाए। अभी हम इसमें साइटोप्लाज्म फिल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें क्या बनाना है, इसमें वैक्यूल्स बनानी है। तो वैक्यूल्स क्या होती है? वैक्यूल्स जो है मोस्ट ऑफ पार्ट, सबसे पहले हम न्यूक्लियस बना लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस सेंटर में होता है तो फिर सेंटर कवर ना हो जाए इसलिए। तो पहले हम न्यूक्लियस बनाएंगे। तो ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इतना ये न्यूक्लियस बना लेंगे इस तरह से। ये न्यूक्लियस हो गया। अब थोड़ा सा बड़ा बना है तो इसमें आप ऐसे न्यूक्लियोलस दिखा दीजिए, ऐसे डार्क करके थोड़े से क्रोमेटिन थ्रेड्स दिखा दीजिए। तो ये लग रहा है ना कि हाँ ये न्यूक्लियस टाइप बना हुआ है। आप चाहें तो डबल मेम्ब्रेन भी दिखा सकते हैं, कहीं कहीं से ये टूटा हुआ भी दिखा सकते हैं, जैसा अभी डायग्राम में हमने बनाया था इस तरह से। ये डबल मेम्ब्रेन करके आप इस तरह भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी मैट्रिक्स थोड़ा सा फिल कर दीजिए। ठीक है, अब हम बनाएंगे वैक्यूल्स, क्योंकि आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो है मोस्ट ऑफ पार्ट कवर करके रखती हैं सेल का। तो हम इस तरह से ये वैक्यूल्स बना लेंगे, थोड़ी ज़्यादा सी जगह घेरती हुई बड़ी बड़ी सी वैक्यूल्स बना लेंगे। ये वैक्यूल्स बन गई हमारी। अब हमें बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स ध्यान करके सारे बनाने हैं इसमें। तो अब हम क्या बनाएंगे इसमें? अब हम बनाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से ही निकलती हुई बनती है ना, तो इस तरह से बना लीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगी ये। जैसा हम डायग्राम उसमें दिखाते हैं ना, वैसे ही लगभग बना दीजिए। इनके ऊपर राइबोसोम्स भी बना दीजिए छोटे छोटे से। बहुत इजी वे में मैं आपको बनाना बता रही हूँ। देखिए आपने सारे सेल ऑर्गेनेल्स अगर मेरे साथ स्टडी किए हैं तो आपको बहुत आसानी से सेल का डायग्राम बनाना आ जाएगा। और नहीं तो फिर आप बुक में देख कर बनाएंगे ना तो फिर आप चक्कर में पड़ जाएंगे। फिर 1-2 जगह से कैसे हम SER भी बना देंगे। ये रफ वाली बना दी अब हमने, अब यहाँ SER वाली बना देते हैं हम इस तरह से सिंपल सी। इसमें हम कोई भी वो नहीं निकालेंगे, राइबोसोम्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब गोल्जी बॉडी आपको पता है इसमें रिड्यूस होती है, लेकिन एज अ सेल का पार्ट हम एक गोल्जी बॉडी यहाँ पर बना देती हैं। ठीक है, तो वो भी न्यूक्लियस के आसपास ही होती है ना अधिकतर, तो यहाँ पर गोल्जी बॉडी बना देते हैं। कलर में दूसरा ले रही थी, ये दूसरा आ गया, चलिए कोई बात नहीं, ये गोल्जी बॉडी हमारी बन गई। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा प्लास्टिड्स होते हैं, तो प्लास्टिड्स को हम ग्रीन कलर से दिखाएंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा होता है सेल में। तो हम प्लास्टिड्स दिखा देते हैं, थोड़े से ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स डाल देंगे इस तरह से ओवल से। अब ज़्यादा हम बड़े बड़े करके दिखाएंगे तो फिर पूरे सेल ऑर्गेनेल्स वैसे बनाने पड़ेंगे ना,
तो इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा ना दिखानी है हमें। तो ये हो गए प्लास्टिड्स, क्योंकि प्लास्टिड्स ज़्यादा नंबर में पाए जाएंगे, ग्रीन प्लांट है। अब माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसी अलग कलर से दिखा देते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया भी ओवल होती है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये हो गई, ये लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपके पास एक दो कलर और हो तो आप उनको भी यूज़ कर लीजिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। अब क्या, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, तो वो सब चीज़ें भी हमें दिखानी है। तो और कोई कलर ले लेते हैं हम, तो ये हो गए, पॉइंट पॉइंट से दिखा देंगे, ये राइबोसोम्स हो जाएंगे। न्यूक्लियस के बाहर भी दिखा दो राइबोसोम्स। लाइसोसोम्स भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो वो भी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो लाइसोसोम्स हम अलग कलर से दिखा देंगे, थोड़ी छोटी छोटी सी गोलियां सी बना देंगे, ये लाइसोसोम्स हो जाएंगे। अब और कुछ बचता है, देखिए प्लास्टिड्स बनी गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनी गई। एक बार ध्यान कर दीजिए कि सारे सेल ऑर्गेनेल्स आपने बना लिए हैं या नहीं बना लिए हैं। पूरे 8 नेम आप अपने याद कर लीजिए, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल। चलिए आप लिख लेते हैं, इनको नेमिंग कर देते हैं, ठीक है, लेवल कर देते हैं डायग्राम को। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या बनाया, सेल वॉल, ठीक है। ये पिंक वाली न्यूक्लियर, सॉरी न्यूक्लियर नहीं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये थर्ड नंबर पर वैक्यूल्स, फिर ये ग्रीन वाले प्लास्टिड्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम्स, और ये लाइसोसोम्स। ये हमने क्या बनाई, गोल्जी बॉडी। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वैक्यूल हम लिख चुके हैं, वैक्यूल लिख दिया है। और ये है हमारा, अब इस साइड दे देंगे थोड़े से नाम, क्योंकि इधर जगह नहीं है, न्यूक्लियस। तो ये जो मेन जितनी भी चीज़ें इसमें हैं वो सारी आपने बना ली, सारे नाम दे दिए। अभी आप चाहें तो ये क्रोमेटिन थ्रेड से इसको नाम दे सकते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने नहीं बनाई है वो है साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर अब हम इस तरह से मैट्रिक्स फिल कर देंगे, ठीक है ना, डॉटेड मैट्रिक्स। रटने से काम नहीं होगा, आप डायग्राम को रटिए नहीं, आप समझ के उसमें देखिए, खुद से समझिए कि हमने क्या बना दिया, इसमें क्या नहीं बनाया है। तो देखिए कितना सुंदर सा डायग्राम बन के तैयार हुआ है आपका। देखिए अब इतना सुंदर सा डायग्राम बना के आएंगे आप अगर एग्जाम में, तो आपके टीचर आपको नंबर क्यों नहीं देंगे। ये है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के साथ साथ आप क्या ऐसे टोनोप्लास्ट भी दिखा सकते हैं, टोनोप्लास्ट, क्योंकि आपको पता है वैक्यूल की जो लाइनिंग होती है वो साइटोप्लाज्म की ही बनी होती है, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब यहाँ आप मीजोप्लाज्म भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आप मीजोप्लाज्म में एक्टोप्लाज्म भी लिख सकते हैं, एक्टोप्लाज्म। और मीजोप्लाज्म क्या होता है, जो बिल्कुल बीच में जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स लाइज करते हैं, तो उसको हमने साइटोप्लाज्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये नाम भी आप दे सकते हैं। बुक्स में तो मतलब बहुत सारे नाम होते हैं, तो इतने ज़्यादा मतलब आपको ज़रूरत नहीं है। आपके जो सेल में आप जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स स्टडी कर रहे हैं वो सारे आपने यहाँ दिखा दिए। और सेंट्रोसोम्स जो है वो प्लांट सेल में एब्सेंट होती है, इसलिए सेंट्रोसोम हम इसमें नहीं दिखाएंगे। वहीं अगर आपको अगर एनिमल सेल का डायग्राम बनाने को दे दिया जाए, तो ये जो डायग्राम है आपका किसका है, प्लांट सेल का। अब अगर डिफरेंशिएट करके पूछा जाए ऐसा एग्जाम में कि एनिमल सेल का डायग्राम बनाइए, तो एनिमल सेल का डायग्राम आप किस तरह बनाएंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं हम। एनिमल सेल का डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो हम और अक्सर राउंडेड बनाई जाती है एनिमल सेल, राउंडेड ओवल, तो कुछ इस तरह से हम बना लेंगे। तो ये हो गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें भी उसी तरह से हम न्यूक्लियस बना लेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे न्यूक्लियस
मेम्ब्रेन थ्रेड दिखाते हुए इस तरह से। और ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस बन गया। अब न्यूक्लियस के बाद क्या करेंगे हम, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल, क्योंकि इसमें वैक्यूल नहीं होती हैं तो वैक्यूल्स नहीं दिखानी है। तो वैक्यूल्स या तो बहुत छोटी छोटी कहीं दिखा देंगे, लेकिन बड़ी सी वैक्यूल्स नहीं होती है। ये डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। इसमें प्लास्टिड्स नहीं दिखाएंगे, इसमें हम गोल्गी बॉडी थोड़ी ज़्यादा दिखाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाएंगे। तो ठीक है, ये यहीं से हम अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकाल देते हैं। अब इन पर राइबोसोम्स भी बना देंगे आप। देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। कभी कभी ये इतनी पूरी में फैली हुई होती है ना, और जाके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। ये इस तरह से भी दिखा सकते हैं आप। ज़्यादा सी बड़ा डायग्राम बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आप इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डबल लेयर्ड होती है ना, तो आप उसको डबल लेयर्ड यहाँ पे बना के दिखा सकते हैं इस तरह से। लाइपोप्रोटीन की बनी हुई डबल लेयर्ड होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि वहाँ फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, आप डबल दिखाते ना, तो इसलिए वो अलग अलग कलर से दिखा दी थी, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और अब हम बनाएंगे गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी भी जो है वो न्यूक्लियस के आसपास ही होती है, तो न्यूक्लियस के आसपास हम गोल्गी बॉडी बना देंगे। और यहाँ इसमें गोल्गी बॉडी थोड़ी ज़्यादा सी मात्रा में होती हैं, तो हम 2-3 जगह बनाएंगे, क्योंकि सिक्रीशन का काम एनिमल्स में हार्मोन्स वगैरह हैं, तो ये सब रहता है। अब राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सब चीज़ें तो बनानी ही हैं। तो ये न्यूक्लियस के बाहर भी हम राइबोसोम्स बना देंगे, ठीक है। न्यूक्लियस में मैंने पोर्स नहीं बनाए, तो आप लोग चाहें तो थोड़े से पोर्स भी दिखा सकते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं, क्योंकि वो मेन पार्ट होता है। थोड़ा बड़ा डायग्राम है, उसको फिल करना है हमें, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखा देंगे हम इसमें। आप चाहें तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे कि अलग से पता चले कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। देखिए इस तरह से, ठीक है। अब क्या बनाएंगे हम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, इस तरह की। तो लाइसोसोम्स डाल देते हैं इसमें छोटे छोटे से। और राइबोसोम्स जगह जगह दिखा देंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें सेंट्रोसोम हमें दिखाना है, इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इसका। तो हम एक डिफरेंट कलर से सेंट्रोसोम इसका दिखाएंगे। तो ये हो गया सेंट्रोसोम, इसको सॉलिड बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से। तो अब हम इसको लेबल करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया हमारा, ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स नहीं बनाने हैं हमें इसमें, ये लाइसोसोम्स, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, ठीक है ना। और इसमें हम क्या नहीं बनाया अभी हमने, न्यूक्लियर सॉरी सेल्यूलर सैप यानी कि साइटोप्लाज्म नहीं बनाया हमने इसमें, ठीक है। तो इसमें टोनोब्लास्ट तो दिखाना नहीं हमें, तो इसमें एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म से 2 नाम होते हैं। एक्टोप्लाज्म यानी कि जो बाहर साइड पर जो है वो एक्टोप्लाज्म हो जाएगा, और अंदर साइड जो है वो एंडोप्लाज्म, तो दोनों को मिला के साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो थोड़ा ये डॉटेड लाइन से डॉटेड साइटोप्लाज्म इसमें बना देते हैं। अब इसको लेबल करेंगे साइटोप्लाज्म को किस तरह, ये एक्टोप्लाज्म
और ये अंदर साइड है वो एंडोप्लाज्म, और दोनों को कलेक्टिवली हम क्या लिख देंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अब देख लीजिए एक बार, नोट डाल लीजिए कि आपने सारे नाम लिख दिए हैं, यानी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, सेंट्रोसोम, सारे नाम आपने लिख दिए जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स इसमें होते हैं। वैक्यूल और प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं तो वो बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये है हमारी एनिमल सेल। देखिए कितनी इजीली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनिमल सेल का डायग्राम यहाँ पर। आप चाहें तो ये कुछ अलग कलर से बना सकते हैं, मैंने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेम कलर से बनाई है उसको आप अलग कलर से भी दिखा सकते हैं, और ये इसके ऊपर राइबोसोम्स अच्छे से दिखा के एक सुंदर सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारा सेल का पूरा जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, डायग्राम के साथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंप्लीट होता है आज हमारा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन आप लोग के कमेंट और लाइक्स कम मिल रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट और लाइक भी करते जाइए वीडियोस देखने के बाद। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलते जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा बायोलॉजिकल प्रोसेस इन सेल के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं तो वो किस तरह से क्या रहता है उनका, तो उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। ये अभी सेल चैप्टर आपका जो है ना ये काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी टॉपिक्स हैं, तो वो सारे हम धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते, बाय बाय।